गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये टॉपिक आपके बहुत से एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। The force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of earth. Means अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रही है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मीन्स यूनिवर्स में जो दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है और वो फोर्स की मैग्नीट्यूड है कितनी? डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली proportional. Means force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Now is the formula of universal law of gravitation. F is equal to G small m capital M upon R square. Small m is the mass of the object and mass of the earth is denoted by capital M. R is the distance between earth and the object. Now the value of G is 6.67 into 10 to the power 11 Newton meter square per kg square. अब एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि अगर हम दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को दुगनी करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अगर हम दो वस्तु के बीच की दूरी को दुगनी करें, we double the distance between two bodies, then gravitational force become 1/4. और अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम हाफ कर दें, then the gravitational force become 4 times, because distance is the inversely proportional to the force. ठीक है, अगर हमारा डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स रिड्यूस होगा। इसीलिए इफ we double the distance between two bodies, gravitational force become 1/4, and if half the distance between two bodies, gravitational force become 4 times. Now next question arises the mass of the earth. कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्थ का मास कितना है। It is 6.20 into 6 in multiplied 10 by 24 kg. Next is the which force enable the object to move in a circular path like moving of satellite in circular orbit around the planets. We know planets के चारों ओर सैटेलाइट मूव कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स है जिसके कारण सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर मूव कर पा रही है? इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो फोर्स किस कारण है? वो सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण है. In case of the planet moving around the sun, centripetal force is provided by the gravitational force of the sun. प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है? यहाँ दे रहा है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स. And in case of satellite moving around the planet, centripetal force is provided by the gravitational force of planet. अब सैटेलाइट क्या कर रही है? प्लैनेट के चारों ओर मूव कर रही है. जैसे कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो है सैटेलाइट मूव कर पा रही है क्योंकि प्लैनेट के सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण. नेक्स्ट, which force keep the earth in uniform circular motion around the sun? We know earth is continuously revolving around the sun. It is the gravitational force between the sun and the earth which keeps the earth in uniform circular motion around the sun. sun और earth के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण ही अर्थ सन के चारों ओर यूनिफॉर्मली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है.
अब नेक्स्ट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो हमने रीड किया था वो क्या था? ये था कि इफ एन ऑब्जेक्ट exert a force of attraction on another object, then another object will also exert a force in first object in same magnitude but in opposite direction। मतलब अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में। इसी तरह से if earth exert a force of attraction on an object and the object should also exert an equal force on the earth in opposite direction। देखिए अर्थ क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स एक्सर्ट करेगा। नाउ इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हेन वी ड्रॉप ए स्टोन फ्रॉम सर्टेन हाइट it fall towards the earth, why does we don't see the earth rising up towards the stone? जब भी हम एक स्टोन को एक हाइट से नीचे गिरते हैं तो वो अर्थ की तरफ को आता है, लेकिन अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएं तो हमें ये दिखना चाहिए कि अर्थ भी स्टोन की ओर अट्रैक्ट हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? वाई? इसका आंसर है सिंस मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द gravitational force produce large acceleration in it. Due to large acceleration of stone, we can see the stone falling towards the earth. But mass of earth is very large as compared to stone. The same gravitational force produce very small acceleration in the earth. That's why we do not see the earth rising up towards the stone. It means जो हमारा stone का mass है वो बहुत small है, जिससे कि उसमें एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में। और लार्ज एक्सेलरेशन जब स्टोन में प्रोड्यूस होगा तो हमें दिखाई देगा, तो स्टोन जो है अर्थ की ओर आता है ना, अर्थ की ओर फॉल करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय एम। इट मीन्स अगर मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे क्या है, स्टोन का मास बहुत स्मॉल है तो उसमें लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो अर्थ की ओर फॉल करेगा। बट अर्थ के केस में क्या है, अर्थ का मास तो स्टोन की तुलना में बहुत 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 ज़्यादा है। तो क्या होगा कि अगर स्टोन अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो उसमें जो फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगी, इट विल प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन इन द अर्थ। That's why we do not see the earth rising up towards the stone। इसलिए हम नहीं देखते कि अर्थ को स्टोन के ऊपर फॉल होते हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्री फॉल, मुक्त पतन। Falling of a body from a height towards earth under the gravitational force of earth is called free fall। मतलब जब कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे को आती है, नीचे गिरती है, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। जब उसमें कोई भी दूसरे फोर्स काम नहीं कर रहे होते हैं। इन द केस ऑफ फ्री फॉल नो अदर फोर्स वर्क ऑन द बॉडी। नोट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल के केसेस में जो वस्तु में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। विच मीन्स ड्यूरिंग द फ्री फॉल lighter object and heavier object both accelerate at the same rate। मतलब जब भी वस्तु फ्री फॉल की सिचुएशन में होती है तो लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम रेट पे एक्सेलरेट करते हैं। इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two stone of different masses were dropped from the tower of leaning tower of Pisa, which stone reaches the ground first। अगर हम दो स्टोन डिफरेंट मासेस के एक हाई बिल्डिंग से गिराएं तो कौन सा स्टोन ग्राउंड पे पहले आएगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने कहा कि ड्यूरिंग फ्री फॉल मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई बोथ द स्टोन हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ freely falling object does not depend on the mass of the object। अपना सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है।
If a metal coin and feather are dropped from the same height from the roof of building, एक coin एक feather है, which would take more time to reach the ground, ground तक पहुंचने में पहले कौन पहुंचेगा? ठीक है, ज़्यादा टाइम कौन लेगा? ज़्यादा टाइम कौन लेगा? फेदर विल टेक मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड, फेदर को ग्राउंड में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है फेदर का वो कॉइन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एस और फेदर क्या करेगा? एयर से रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। फेदर विल एक्सपीरियंस मोर एयर रेजिस्टेंस एंड इट्स स्पीड विल स्लो डाउन, एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन मेटल कॉइन बीइंग स्मॉल एंड हैवी डज नॉट गेट सो मच रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर, क्योंकि मेटल का जो सिक्का है वो हैवी है और उसे एयर से ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा एंड विल फॉल टू द ग्राउंड एट फास्टर रेट, और वो ग्राउंड में पहले आ जाएगा फेदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैक्यूम हो, अगर बीच में एयर न हो और हम मेटल कॉइन और फेदर को सेम हाइट से नीचे गिराएं, वी ड्रॉप द मेटल कॉइन एंड फेदर फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है, इन केस ऑफ वैक्यूम, देन फेदर एंड मेटल कॉइन विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ऐसी स्थिति में, वैक्यूम की स्थिति में, मेटल कॉइन और फेदर सेम टाइम पे ग्राउंड में आएंगे, क्योंकि अब कोई वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? When an object is dropped from some height, uniform acceleration is produced in it due to gravitational pull of earth, which is called acceleration due to gravity. जब भी हम किसी वस्तु को एक ऊंचाई से गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है उसकी वेलोसिटी में ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, वेलोसिटी उसकी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, व्हेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या होगा, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, एंड दिस acceleration is called acceleration due to gravity and it is denoted by small g. Value of small g means acceleration due to gravity does not depend on the mass of the object. It is independent of the mass of the object. और g की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g का जो फॉर्मूला है वो है gm/r²। यहाँ पे m हमारा है मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हमारा क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम इन पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। अर्थ में हम देखते हैं कि जो g की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। क्यों होती है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या है कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है और पोल पे होता है बहुत कम। जब रेडियस ज़्यादा होगा, हमने बताया फॉर्मूला जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm/r², अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो g की वैल्यू रिड्यूस होगी, अगर रेडियस रिड्यूस होगा तो g की वैल्यू इंक्रीज होगी। इक्वेटर पे रेडियस हाई है तो g की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोल पे रेडियस क्या है? वेरी रिड्यूस, बहुत थोड़ा है ना, तो g की वैल्यू वहाँ बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होती है, ठीक है, g की वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होती है ड्यू टू द वेरी शॉर्ट रेडियस। दिस इज बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल इज मिनिमम, so value of g is maximum at pole, but at equator radius of earth is maximum, that's why value of g is minimum at equator. अब हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कई बार साइंस का कि वैल्यू ऑफ g कहाँ पर जीरो होती है, तो वैल्यू ऑफ g अर्थ के सेंटर पे जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, राइज होता है, वैल्यू ऑफ g कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो इसका आंसर है एट द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा कि g की वैल्यू मून पे कितनी होती है, तो इसका आंसर है g की वैल्यू मून पे अर्थ पे जितनी होती है g की वैल्यू उसका 1/6 होता है, तो वैल्यू ऑफ g ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ।
इसका रीज़न क्या है? जी की वैल्यू मून पे अर्थ की जी की वैल्यू का 1/6 क्यों है? इसका रीज़न ये आएगा क्योंकि रेडियस जो है मून का और जो मास है मून का वो अर्थ से बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ हिज वेट ऑन द अर्थ। वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में ए की जगह जी आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्ट्रोनॉट का वेट मून पे वेट का 1/6 क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि जी की वैल्यू मून पर अर्थ पे जो जी की वैल्यू है किसी ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 है। ठीक है, दिस इज बिकॉज वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए